नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा द परिश्रम इंस्टीट्यूट से। पिछले कुछ दिनों से जो अपने इस उपरमाल में जो घटनाएं हुई है, उस घटनाओं को सुन के मेरा मन बड़ा व्यथित है। उसमें से एक घटना मेरे खुद के अजीज मित्र की है जिसने सुसाइड किया। उसके बाद 2-3 विद्यार्थियों ने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया। इन 2-3 घटनाओं ने मेरे मन को पूरी तरीके से झकझोर के रख दिया, हिलाकर रख दिया। समझ ही नहीं आ रहा कि स्टूडेंट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि 10वीं क्लास के बच्चे इस तरीके की घटनाएं करना स्टार्ट कर दिए। समझ नहीं आ रहा। अभी कुछ टाइम पहले जिस दिन ये घटना हुई थी, उसी के एक दिन बाद ही ऐसा सुना कि 8th क्लास का स्टूडेंट सीकर के अंदर सुसाइड कर रहा है। 8वीं क्लास के स्टूडेंट को ये ज्ञान दे कौन रहा है? कहां जा रहा है समाज अपना? एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर 6ठी-7वीं क्लास का बच्चा ये अपने माँ को बोल रहा है कि टीचर ने मेरे 2 दे ली, मैं तो केस करने जाऊंगा, मेरे को पैसा मिलेगा, जितना पैसा मांगेंगे उतना देगा। क्या टीचर एक स्टूडेंट को डांट भी नहीं सकता? क्या इतना कमजोर कर दिया टीचर? ऐसे कैसे चले? सोच रहा था तभी से कि क्या टीचर स्टूडेंट के रिश्ते इतने कमजोर हो गए कि टीचर स्टूडेंट को समझाने से डर रहा है? क्या पेरेंट्स स्टूडेंट्स के रिश्ते इतने कमजोर हो गए कि पेरेंट्स स्टूडेंट्स को कुछ बोलने से डर रहे हैं? या पेरेंट्स टीचर के रिश्ते इतने कमजोर हो गए कि स्टूडेंट पेरेंट्स को खुलकर बताने से डर रहे हैं? अभी 2-4 दिन पहले 2-3 पेरेंट्स से मिला मैं, तो उन पेरेंट्स से मिलने के बाद ये फील हुआ कि पेरेंट्स डर रहे हैं कि कहीं बच्चे को कुछ कह दिया और बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिया तो हमारा बच्चा भी जाएगा। हमको नहीं चाहिए ऐसा कुछ, हमको नहीं डांटना उसे, क्योंकि डांट दिया और उसने ऐसा कर दिया तो पेरेंट्स के मन में ऐसी फील आएगी कि क्यों कह दिया मैंने ऐसा, क्यों उस दिन मैं घर पे चला के जल्दी, अगर नहीं जाता तो ऐसी चीज नहीं होती, क्यों मैंने उसके ऊपर गुस्सा कर दिया, क्यों कह दिया मैंने उसे कि तू फेल हो जाए, क्यों कह दिया मैंने उसे कि तू नालायक है, क्यों कह दिया मैंने उसको कि तेरे को अगर तू फेल हो गया तो मैं तेरे को प्राइवेट में पढ़ाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास। ऐसा क्यों कह दिया है उसको? ये जीवन भर पेरेंट्स कोसते रहेंगे खुद को, ये बार बार उनको ये चीज सताएगी। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा तो एक कदम हुआ ऐसा, और उसके बाद ये पूरी जिंदगी भर तुम्हारे पेरेंट्स आपको सोचते रहेंगे, उनके दिमाग में बार बार यही चलेगी। ऐसे तो आप लोग पेरेंट्स को डांटने से रोक रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? कहां जा रही है युवा पीढ़ी? इनको डायरेक्शन कौन देगा? ऐसी स्थिति रही तो पेरेंट्स और टीचर के दोनों के हाथ बन जाएंगे। पेरेंट्स भी बच्चों को कहने से डरेंगे, टीचर भी बच्चों को कहने से डरेंगे, तो इनकी दशा और दिशा तय कौन करेगा? हम एक सुदृढ़ समाज का निर्माण किस प्रकार कर पाएंगे? इस तरीके से तो हम लोग सुदृढ़ समाज का निर्माण या नियम नहीं रख सकते। आगे की जनरेशन को हम लोग कैसे उस समाज का, एक मजबूत समाज का उदाहरण देंगे? एक मजबूत समाज कैसे बनाएंगे? इस तरीके से हम लोग बिल्ड करेंगे। ऐसे आदिकाल से ही एक सुदृढ़, एक मजबूत समाज की नींव रखने का काम शिक्षक और माता पिता ने तो किया है। उनको एक संस्कार देने का, उन बच्चों को संस्कार देने का काम शिक्षक और माता पिता ने किया है। आप लोगों ने उन दोनों के हाथ को बांध दिए। जब दोनों के हाथ बन जाएंगे, ना टीचर कुछ बोल पा रहा है, ना पेरेंट्स कुछ बोल पा रहा है, इन सभी स्टूडेंट्स की दिशा एकदम भटक जाएंगे। ये सभी स्टूडेंट्स इस तरीके तो भटक जाएंगे। पेरेंट्स डर रहे हैं, जिनसे भी बात करो बोल रहे हैं कि ज्यादा बोल नहीं सकते बच्चों को, ज्यादा बोल दिया तो बच्चों को कुछ अलग या कुछ ऐसी गलत हरकत कर दी तो हम लोग किसको मुंह दिखाएंगे, क्या करेंगे? हम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं फिर बच्चों का। टीचर कुछ ज्यादा बोल देता है तो बच्चों के हाथ पांव फूल रखे हैं इस तरीके से कि टीचर अगर कुछ कहते तो टीचर को धमकियां दे रहे बच्चे। क्या इस तरीके से? क्या हमारे पास इतना सा भी राइट नहीं है कि हम बच्चों को कुछ सिखा दें? या बच्चे, तुम लोग मतलब टीचर की रिस्पेक्ट क्या होती है, टीचर कौन होता है, ये भी नहीं समझ पा रहे?
क्या पेरेंट्स ये भी नहीं बता पा रहे अपने बच्चों को कि टीचर कौन है, माँ बाप कौन है, उनकी रेस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए? क्या समझ नहीं आ रहा? इतना भी समझ नहीं दे पा रहे हम लोग 7वीं 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे? कहां जा रहा है समाज में? अगर हमको एक मजबूत सुदृढ़ समाज का निर्माण करना है तो किसी भी तरीके से शिक्षक और माता पिता का जो रिश्ता है स्टूडेंट्स के साथ, उसको कमजोर नहीं होना पड़ेगा, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। इसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेदार होंगे और शिक्षक भी जिम्मेदार होंगे, और स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा कि शिक्षक कौन है और माता पिता कौन है, उनकी अहमियत बतानी पड़ेगी। तभी जाके हम लोग उस मजबूत सुदृढ़ समाज का निर्माण कर पाएंगे। और ये बताने का काम माता पिता और शिक्षक का ही होगा, क्योंकि 15, 16, 17 साल के बच्चे क्या समझते हैं? अभी अभी तो उन्होंने यौवन अपना धारण किया है, अभी अभी तो उसकी जवानी स्टार्ट हुई है, वो इतना समझते ही नहीं है। लेकिन हम तो समझते हैं। अगर हम ही ये चीज नहीं बताएंगे बच्चों को, तो बच्चों को डायरेक्शन देगा कौन? कहीं ना कहीं हमारे दायित्व, चाहे वो शिक्षक के हो चाहे माता पिता के हो, हमने हमारे दायित्व से हटके काम कर रहे हैं। इससे तो बहुत बड़ी दिक्कत होने स्टार्ट हो जाएगी, समाज की दिशा दशा सब चेंज हो जाएंगे। विद्यार्थी कहां किस डायरेक्शन में जाएंगे, इस तरह की घटनाएं और आना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से तो फिर कहां किस दिशा में ले जाएंगे हम लोग? बच्चे डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी वजह से सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग अभी से ही इन चीजों पे काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे, इन चीजों को, इन बारीकियों को ध्यान नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं हमको और मिलेगी। कब तक हम लोग ऐसे करते रहेंगे? और 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे की जिम्मेदारी अभी शुरुआत हुई है करियर बनाने की, और वो सुसाइड अटेम्प्ट करने जैसी स्थितियों में आ गए। उनको समझ नहीं आ रहा क्या कि हमारा कर्तव्य क्या है? हमने उनको कर्तव्य का बोध भी नहीं करा पा रहे। ऐसे कैसे चलेगा? शिक्षक नकारात्मक हो ही नहीं सकता, और अगर कोई शिक्षक नकारात्मक है तो वो शिक्षक ही नहीं है मेरी नजर में। क्योंकि शिक्षक का बेसिक गुण है कि वो नकारात्मक हो ही नहीं सकता, उसकी सोच नकारात्मक होनी ही नहीं चाहिए। अगर एक 15, 16, 17 साल का बच्चा आपसे क्या उम्मीद करता है? एक सकारात्मकता की, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की उम्मीद करता है। अगर आप 15, 16, 17 साल के बच्चों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दे सकते तो आप शिक्षक नहीं है। 15, 16, 17 साल का उम्र का बच्चा अभी अभी तो उसने अपने यौवन में कदम रखा है, और अगर उस बच्चे को हम लोग पॉजिटिव नहीं दे सकते तो फिर हम किस चीज के शिक्षक हैं? बच्चा अच्छा नंबर लाए तो सकारात्मकता, बच्चा नहीं लाए तो सकारात्मकता, बच्चा फेल हो तो सकारात्मकता, बच्चा पास हो तो सकारात्मकता, आपका अच्छा हो तो सकारात्मकता, आपका गलत हो तो भी सकारात्मकता, तभी आप शिक्षक हैं। यही शिक्षक की असली परिभाषा है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देना पड़ेगा बच्चों को, आपको वो डायरेक्शन देनी पड़ेगी बच्चों को। आप नहीं देंगे तो कौन देगा? सबसे ज्यादा टाइम अपने उम्र का वो स्कूल में देते हैं, टीचर्स के सामने देते हैं। क्या टीचर की जिम्मेदारी नहीं है? एक टीचर ही है जो बच्चों को एक सही दिशा देगा। हम लोगों को बच्चों को पॉजिटिव देना पड़ेगा। बच्चा चाहता ही है हमसे पॉजिटिव दे, वो डिसिप्लिन है या नहीं, एक टीचर में वो परिश्रमत्व है या नहीं, एक टीचर क्या बात करते हैं, आपस में क्या बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ क्या बात कर रहे हैं। उसने तो मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, आप खुद नेगेटिव हो रहे हैं। उसको इतना अधिकार दिया किसने? उसको इतनी हिम्मत दी किसने? अगर आप वो हिम्मत नहीं दिलाते तो हो सकता था आपको वो बच्चा उस तरीके से नहीं बोलता। आपने ही या हम लोगों ने ही कहीं ना कहीं वो कमी रखी है जिसकी वजह से स्टूडेंट टीचर को टीचर नहीं मान रहा। हम अपनी गलती नहीं समझ रहे।
कि हमने ही उनकी दशा और दिशा तय करनी है, और हमारे साथ ही उसने फर्स्ट से लेके 12th तक का सफर तय करना है। और हमारे साथ ही जब ये सब कुछ सीख रहा है, और एक छोटा सा बच्चा, फर्स्ट क्लास का बच्चा क्या जानता है, तब से वो हमारे साथ रह रहा है, वो कैसे गलत डायरेक्शन में जाएगा, उसको इस तरीके के लक्षण किसने दिए, इतना ज्ञान किसने दिया, कहां से आया, और हमने उसकी दिशा को, डायरेक्शन को मुड़ने कैसे दिया, ये हमें जानना होगा, ये हमें समझना होगा। पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर कोई टीचर आपके बच्चे को कोई डांट रहा है या उसने उसको मारा, तो सीधे लड़ने नहीं जाए स्कूल के अंदर, या उस टीचर से लड़ने नहीं जाए, या उस टीचर को धमकियां ना दे। अगर टीचर ने आपके बच्चे को डांटा है तो उसको पॉजिटिव रूप में दे, और एक बार जाओ, अगर ज्यादा डांटा है या फिर ज्यादा मारा है तो एक बार जाके पता करें कि क्यों डांटा है, क्या कहीं वो उस टीचर की गलती थी या आपके बच्चे की गलती थी। दोनों को बराबरी में रखें, क्योंकि जब आप बच्चे के साथ नहीं हो तब आपका टीचर, उसका टीचर उसके साथ है, और वो आपके बच्चे का कभी गलत नहीं चाहता, वो हमेशा आपके बच्चे के लिए पॉजिटिव रखता है। इसीलिए अगर उसने डांटा है तो हो सकता है इसमें उसी का फायदा हो, तो जाते ही पहले आप जाके उसके लिए कुछ गलत शब्द मत बोलें प्लीज। एक बार जाएं, उसको पूछें, टीचर को पूछें कि आपने इसको डांटा, क्यों डांटा, और बड़े प्रेम से, लड़ने के मूड में नहीं, बड़े प्रेम से जाए और बात करें उनसे कि अच्छा इस तरीके से थी, तो आप फिर उसको, टीचर को कुछ बोल सकते हैं। दूसरी बात कि आपको कभी भी अपने बच्चे के सामने टीचर को नहीं डांटना, ये गलत इंपैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, और बच्चे के हाथ पांव और चौड़े हो जाते हैं इससे टीचर को कुछ करने के लिए। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरीके की चीजें ना करें। आपको अगर टीचर को कुछ मैसेज देना है तो भी आप उसको अकेले में ले जाके बड़े प्रेम से पॉजिटिव के साथ रिप्लाई दें, और अगर टीचर भी आपको कुछ बताएगा कि आपके बेटे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी आप आपके बेटे की डायरेक्शन को तय कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि आपका बेटे को अगर टीचर कोई डांटता है तो एक बार जाके टीचर से बात करें प्रेम से, फिर आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि हर टीचर चाहता है कि उसका बच्चा, उसका जो स्टूडेंट है वो एक राइट डायरेक्शन में जाए, एक गलत रास्ता छोड़े और सही रास्ता चुने। अब इसके लिए हो सकता है कि उसको डांटना पड़े, हो सकता है उसको मारना पड़े, हो सकता है बच्चा ढीठ हो, वो एक बार में नहीं समझ रहा हो, 2-3 बार में नहीं समझ रहा हो, 4 बार में नहीं समझ रहा हो, तो कब तक टीचर अपनी शालीनता को लेके बैठेगा, कब तक वो पेशेंस रखेगा। एक बार तो फिर उसका हाथ उठना तय है। तो आप समझे इस चीज को, और जाके अगर टीचर बच्चे पे हाथ उठाता है तो आप एक बार उनसे बात करें और क्लेरिफिकेशन ले कि आपने क्यों डांटा। और अगर उसने डांट दिया, आपको अगर गलत लगता है कि हो सकता है टीचर ने ज्यादा मार दिया उस छोटी सी बात पे, नहीं मारना चाहिए था, मैं समझता हूं इस चीज को, तो आप उस टीचर को बच्चे के सामने ना डांटें। इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है टीचर के सामने जबान लड़ाने का, जो कि एक अच्छा नहीं है, ये आप भी जानते हैं। एक टीचर कौन है उस बच्चे की नजर में, आपने वहां पे उसकी रेस्पेक्ट को कम कर दिया। इसी वजह, ये सबसे बड़ा रीजन निकल के आता है, इसी वजह से टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन खराब हो रहे हैं। इसी वजह से टीचर की बात बच्चा नहीं मान रहा, वरना ऐसी स्थिति नहीं आती। आप लोगों ने उसको छूट दी है, आप लोगों की ये छोटी सी गलती की वजह से वहां पे ये दिक्कत हुई है। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप जब तक कंप्लीट बात नहीं हो, अंधा ट्रस्ट अपने बच्चों पे नहीं करें कंप्लेंट्स का। आप एक बार जाएं, टीचर से बात करें, स्कूल में जाके प्रिंसिपल से बात करें, तब जाके आप कोई डिसीजन लें। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज, आप लोग जब भी, पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूं कि जब भी आप लोग घर पे जाएं तो अपने बच्चे से 10 मिनट बात करें। उनको पूछे कि आज का दिन कैसा था, उनको पूछे कि आज तेरे साथ क्या क्या हुआ, उनको पूछे कि कुछ ऐसा तो नहीं हुआ बेटा जो तेरे लिए गलत था,
तू मेरे से शेयर नहीं कर सकता या नहीं कर सकता, फिर भी कर दे, मैं तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा। आप उनसे फ्रेंडली बिहेवियर रखें, इसी से ही उनका मानसिक तनाव कम होगा, वो डिप्रेशन की स्थिति में जाने से बचेंगे। उनसे मित्रवत व्यवहार रखना स्टार्ट करें, क्योंकि 14-15 साल का बच्चा अब आपसे यही उम्मीद करता है। आप उसको आप भी नहीं मान सकते, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया, ये आपको भी लगता है। तो आप उनसे मित्रवत व्यवहार करते हुए उनसे रोज पूछें कि बेटा आज कैसा गया आपका दिन, सब कुछ सही तो था, आज पढ़ाई करी कि नहीं करी, सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया, एक बार उसके ब्यौरा तो ले। हो सकता है उसने पूरे दिन सुबह उठने से लेकर शाम को 7 बजे तक आप जब उससे मिले तब तक उसने पढ़ाई नहीं की, तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, या आपको भी मालूम पड़ेगा इससे कि हो सकता है उसकी डायरेक्शन गलत हो, तो आप उसको थोड़ा सा फोर्सफुली बिठा सकते हैं वहां पे। और अगर बच्चा कंसिस्टेंटली ये चीज करता है, कंसिस्टेंटली अगर 2-2 घंटे भी पढ़ने बैठता है, तो आपका बच्चा कमजोर नहीं रहेगा, वो भी होशियारी की गिनती में आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जरूरी है निरंतरता, और आपको भी ये काम रेगुलर करना है। डेली जब आप लोग ये चीजें डिस्कशन करोगे बच्चों के साथ, तो बच्चे आपसे भी कुछ बताने से डरेंगे नहीं। हो सकता है उनके साथ कुछ घटना ऐसी हो जाए जो हम लोग नहीं बता पाए। हो सकता है बेटियों के साथ अपनी लड़कियां आती है, आपकी लड़कियां 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं क्लास की जो कोचिंग आती है, जो स्कूल जाती है, हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व के प्राणी उनके पीछे पड़े, उनको रोज परेशान कर रहे हो, लेकिन एक डर रहता है कि यार कहीं पापा मेरी कोचिंग नहीं छुड़ा दे, कहीं पापा मेरा वो स्कूल नहीं छुड़ा दे। अरे यार उनकी थोड़ी गलती है, उन असामाजिक तत्वों की गलती है, इनकी थोड़ी गलती है कि आप उनकी कोचिंग छुड़ा दोगे या उनकी स्कूल छुड़ा दोगे। इन बच्चों का दोष नहीं, लेकिन इस डर की वजह से वो आपको भी कुछ नहीं कर पा रहे। अगर आपको वो लोग नहीं कह पा रहे और उसके बाद उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ असामाजिक घटना हो जाती है, तो फिर उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे, क्योंकि आपने वो माहौल नहीं दिया उनको कि आपको वो बता पाए। अगर आपको वो माहौल दे, मतलब वो चाहिए वो चीज, तो आपको वो माहौल बच्चों को देना पड़ेगा, वो मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा, तभी जाके बच्चा आपको खुल के सामने खोल पाएगा, तभी जाके वो अपने चीजें, अपनी पर्सनल चीजें जो आपको नहीं बता पा रहा, वो आपको बता पाएगा, कुछ चीजें बता पाएगा। और अगर उसने कुछ चीजें बता दी और आपने उसको डाटा ली और उसको आपने पॉजिटिव लिया, और उसके बाद उसको पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह बहुत ही शालीनता से, बहुत ही सहनशीलता से, बहुत ही पेशेंस के साथ उसको रिप्लाई दिया, एक पॉजिटिव रिप्लाई दिया, एक सकारात्मक सोच के साथ रिप्लाई दिया, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको खुल के सारी की सारी चीजें बता दे, वरना ये चीज बच्चे नहीं बताएंगे। और इसी वजह से बच्चे की स्थिति ऐसी होती है कि बच्चा नहीं बताता, फिर अंदर ही अंदर वो उठता है और ऐसे डिसीजन, ऐसे निर्णय लेता है। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ना करें, बच्चों के साथ हमेशा मित्रवत व्यवहार रखें, हमेशा उनसे बात करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी टीचर आप लोगों का करियर नहीं बना सकता, कोई भी टीचर आप लोगों के करियर को आपकी गोदी में उठा के नहीं दे सकता, या कोई भी पेरेंट्स आप लोगों के जो करियर है उसको आपको दे नहीं सकता सीधे सीधे, स्पून फीडिंग नहीं है। आपको अगर आपका करियर बनाना है तो आपकी जिद, आपका जुनून चाहिए उस चीज के लिए। अगर आपकी जिद और आपका जुनून है तो आप करियर के उस शिखर पे पहुंच पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। टीचर्स, स्टूडेंट्स, कोचिंग, स्कूल्स, ये आपको सिर्फ एक रास्ता देंगे। कोचिंग में 2 बार रिवीजन करा दिया, टेस्ट ले लिया, कोर्स करवा दिया, सब कर दिए, लेकिन जब तक आपकी जिद और जुनून नहीं है उस लक्ष्य को पाने की, तब तक आप लोग नहीं कर सकते। आपको वो जिद और जुनून चाहिए, तभी जाके आप उस जगह पे पहुंच पाएंगे जहां पे आप जाना चाहते हैं। इसका पढ़ाई में मन इस तरीके से लगना चाहिए जैसे मुझे लग गई पढ़ाई में संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। एक उदाहरण देता हूं आप लोगों को कि एक बीज है, उसको पौधा बनना है,
तो हमने बीज को डाला, उसके अंदर हम लोग पानी डालेंगे, उसको एक प्रॉपर प्रकाश मिलेगा, फिर उसके अंदर हम लोग खाद डालेंगे और उसकी एक प्रॉपर वातावरण मिलेगा। वातावरण इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर वातावरण मिलेगा तभी जाके वो बीज पौधा बनेगा। सिमिलरली हमको भी, अगर इन स्टूडेंट्स को लिए बोलना चाहूंगा कि अगर तुम लोगों को भी एक बहुत बड़ा पौधा बनना है और एक फलदार पौधा बनना है जो छाया भी दे और फल भी दे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों के पास पर्याप्त खाद की तरह आप लोगों के पास जिद होनी चाहिए उस चीज की। आप लोगों के लिए प्रकाश की जगह पे आप लोगों के लिए एक विजन होना चाहिए उस चीज के लिए। आप लोगों को अगर पौधे को मेरे को पानी देना है तो उसी तरीके से आपका एक जुनून होना चाहिए उस चीज के लिए जिस चीज के लिए आपको बनना है। अगर आपने ये सब कुछ दे दिया तो टीचर्स के लिए कहना चाहूंगा कि उनको प्रॉपर वातावरण दे। पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि उनको प्रॉपर वातावरण दे। मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चा पौधा बनेगा और सबको फल देगा, सबको छाया देगा, एक सभी के लिए बनेगा, पूरी समाज को रोशनी देगा। और बोलना चाहूंगा बच्चों तुमको कि आजकल 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं क्लास के बच्चे या फिर कॉलेज लेवल के बच्चे सभी लोग लव अफेयर के चक्कर में पड़ रहे हैं। एक गहन मुद्दा, एक सेंसिटिव मुद्दा है ये। जो प्रेम और वासना में अंतर है, सच में। तुम जिस उम्र में हो ना, उस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना नॉर्मल बात है। ये वो हार्मोन ही है जो आपके अंदर एक्टिव है और वही आपको करवा रहा है। लेकिन ये प्रेम नहीं है, वो हार्मोन का इफेक्ट है। ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। और जहां प्रेम है वहां वासना नहीं, और जहां वासना है वहां पे प्रेम नहीं। प्रेम और वासना में बहुत बड़ा अंतर है, ये तुम नहीं समझ पा रहे हो। और जिस दिन तुम लोग ये चीज समझ जाओगे उस दिन आप इस तरीके की हरकतें नहीं करते। समझो बेटा बात को कि प्रेम जहां होता है ना, वहां पे प्रेम के 35 टुकड़े नहीं होते। आपने कभी देखा है दादा दादी को, अपने मम्मी पापा को, कभी देखा है उनको कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगवाते हुए, कभी देखा है उनको डिवोर्स करते हुए, कभी देखा है उनको इस तरीके की हरकतें करते हुए? नहीं। सुबह लड़ाई होती है तो शाम तक वापस से नॉर्मल दोनों साथ में बैठे हैं। ये प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। आजकल की जनरेशन में पता नहीं क्या हो गया है कि 20 दिन हुए हैप्पी 20 डेज, हैप्पी 1 मंथ, ये क्या चल रहा है? एक दिन दूसरे दिन आया तो हैप्पी 2 डेज एनिवर्सरी। अरे यार, आपने प्रेम को प्रदर्शन की वस्तु बना दिया। प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। प्रेम में पति परमेश्वर होता है। एक एग्जांपल बताऊं शराबी का, कि एक शराबी है जो घर से आया, टुन होके आया और वो गेट के दरवाजे पे गिर गया, तो उसकी वाइफ उसको उठाने जाती है, उसको उठा के बिस्तर पे बिठाएगी, बेड पे बिठा के बाद उसको साफ करेगी, उसको खाना खिलाएगी अपने हाथों से, और उसके बाद उसको बहुत तरीके से सुलाएगी। ये प्रेम है। प्रेम और वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है। आप लोग सोच रहे हैं कि यार मैं 25 साल का हो गया, अब मैं खुद के डिसीजन खुद ले सकता हूं, लेकिन समाज की बंदिशें ऐसी है कि मैं मेरा डिसीजन नहीं ले पा रहा। मेरे को तो इसी के साथ ही शादी करनी है, मेरे को तो इसी के साथ ही रहना है, लेकिन मैं मेरा डिसीजन ले नहीं पा रहा क्योंकि समाज की बंदिशें ऐसी है। समाज की बंदिशों की वजह से आपको लगा कि यार नहीं, हम तो ऐसा करते हैं कि बगावत कर लेते हैं समाज से और हम बगावत करके शादी करने चले जाते हैं। ये आपका प्रेम आपसे नहीं करवा रहा, ये आपकी वासना आपसे करवा रही है। क्योंकि जिस दिन आप समाज से बगावत करके या घर परिवार से बगावत करके आप लोग जाओगे और मैरिज करोगे, उसके 6 महीने तक आप लोग बड़े प्रेम से रहोगे। आपको लगेगा कि यार इससे ज्यादा मेरे को प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन 6 महीने बाद जब आपकी वासना परिपूर्ण हो जाती है, उसके बाद चालू होते हैं लड़ाई झगड़े, तलाक, उसके बाद चालू होते हैं टुकड़े। और ये होता है, यही हम लोग देखते हैं। ये प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होते तो 35 टुकड़े नहीं होते। प्रेम होता तो तलाक नहीं होता। जब आपकी वासना परिपूर्ण होती है
तो तब सामने आता है आपका प्रेम। और जब प्रेम सामने आता है, लेकिन प्रेम तो था ही नहीं, और जब प्रेम नहीं था तब चालू हो गए लड़ाई झगड़े, और लड़ाई झगड़े चालू होते ही क्या होता है, फिर आपके तलाक होता है। लेकिन आप तो समाज से बगावत करके आए, और जब समाज से आप बगावत करके आए तो आप वापस समाज की तरफ नहीं जा सकते। उनको क्या मुंह दिखाएंगे? तो न आप उधर के रहते हैं और न ही आप इधर के रहते हैं, तब आपके सामने एक ही ऑप्शन बचता है जो आप सुनते हैं। तो बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अपने मम्मी पापा की बात सुने। वो लोग बहुत समझदार हैं। अपने को लगता है कि वो लोग इतने समझदार हो सकते हैं, नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के बहुत साल गुजारे हैं इस जर्नी में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने मम्मी पापा का आदर करना सीखें, उनकी बात मानना सीखें, उनसे कभी भी ओछे शब्द ना बोलें, उनसे कभी भी आप ऊंची आवाज में बात ना करें, उनकी बात को गहराई से सुनें, वो जो कह रहे हैं उनको समझें। दूसरी चीज, आपको टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता समझना होगा, आपका गुरु का महत्व समझना होगा। आपकी लाइफ में ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है गुरु की, वो आपको समझना होगा। आपको उनका आदर करना होगा, तभी जाके आप बहुत ऊपर तक जा पाएंगे। बिना इनके आशीर्वाद के, बिना गुरु के साथ के, बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना माँ बाप के साथ के, बिना माँ बाप के आशीर्वाद के आप लोग टॉप पे नहीं पहुंच पाएंगे। आप आपके करियर में संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। आपको संतुष्टि तभी मिलेगी जब इन लोगों का साथ और इन लोगों का आशीर्वाद आपके साथ होगा। तो जरूरी है कि बच्चों इन लोगों की रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करें। दूसरी चीज, आप आपके करियर के लिए काम करें। अभी उम्र ऐसी है, इस उम्र में ये जो यौवन की शक्ति है, इस शक्ति को आप लोग इन लव अफेयर के चक्करों में ना लगाएं, इस तरीके की हरकतों में ना लगाएं। आपकी इस एनर्जी को, जो ये एनर्जी असीम एनर्जी जिसको बोलते हैं, इसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा समय तक काम कर सकते हैं, बहुत हाई एनर्जी रहती है इस टाइम पे। इस एनर्जी को हम लोग डाइवर्ट नहीं कर सकते। इस एनर्जी को एक जगह पे लगाएं और उस जगह पे ऐसी लगाएं कि वहां पर टॉप पे बन के निकले। और आपका अभी इस उम्र में काम ही एक ही है, वो है आपकी पढ़ाई, आपका करियर। उसको जिद और जुनून के साथ लग जाए, इसके साथ एक डायरेक्शन दे और माँ बाप की नाम को रोशन करे, उनकी सर को ऊंचा उठा के काम करे। कभी झुकना नहीं चाहिए उनका सर। आपकी वजह से उनका सर हमेशा उठा हुआ रहना चाहिए, हमेशा छाती चौड़ी होनी चाहिए उनकी, आपके गुरु की छाती चौड़ी होनी चाहिए। ऐसा जिद और जुनून लेके अपना एक टारगेट फिक्स करें और उस टारगेट के लिए सारी की सारी अपनी एनर्जी लगाएं और देखिए आपके अंदर इतना जबरदस्त चेंज आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आपके माता पिता कल्पना नहीं कर सकते, आपके टीचर कल्पना नहीं कर सकते। इस तरह से आपके अंदर चेंज आएगा। तो बच्चों ये रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं। इस उम्र में सबके पास बहुत हाई एनर्जी है, उस एनर्जी का सही सदुपयोग करें और आगे बढ़े, अपने विजन के लिए काम करें, अपने लक्ष्य के लिए काम करें। आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। आप लोगों के से विनती है, आप लोगों को बिजोलिया का नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस करना है और आप ही कर सकते हैं। आने वाली जनरेशन आप ही हो और आप ही कर सकते हो, इसीलिए आपको अपनी सारी एनर्जी वहीं देनी है। बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस वीडियो को अंत तक सुना और कोशिश करी है मैंने कि मैं आप लोगों तक जो मेरे मन की बातें थी वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। जो मेरे को लगता था कि ये चीज सही है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मेरे को लगता है कि आप लोग ये कदम किसी ने किसी को उठाना था, मैंने उठाया। आप लोगों का प्यार और स्नेह परिश्रम पे इसी तरीके से बना रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।